तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ। तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। भारती नामक एक लड़की राजा बाज़ार से पहली बार उसने फ़ोन किया और पूछा कि सर आपका कोई अकाउंट नंबर है तो दीजिए, और मुझे पेमेंट करना है, मम्मी के लिए आपने बताया है। तो मैंने, रात का समय था 11:30, मैंने पूछा कितना दोगी भारती? तो उसने कहा कि सर इसके पहले तो जिनसे बात हुई 1 मिनट भी बात नहीं की हुई, 500 लिया था, आप जो बोलेंगे मैं दे दूँगी। मैंने कहा भारती चलो आज से काम शुरू करते हैं। तुम्हारे मन में जो भी फीस मेरे लिए तय हो, उतने की दवा कल तुम किसी भी केमिस्ट शॉप पर जब मम्मी का दवा लेने जाओगी तो कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसके पास दवा के लिए पैसा नहीं है, उसे दिलवा देना। बचपन से ही मेरी रुचि थोड़ी बहुत चिकित्सा विज्ञान में ज़रूर थी, और मेरी नानी कहा करती थी कि बाबू, जिसे घर में लोग मुझे बाबू बुलाते हैं, एक दिन बहुत बड़ा सर्जन बनेगा। नमस्कार। ज़िंदगी बाइट्स के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। मैं डॉक्टर गौतम मोदी, एलर्जी रोग विशेषज्ञ, निदेशक, मोदी एलर्जी क्लिनिक, राजेंद्र नगर, पटना। आज ये मेरा सौभाग्य है कि ज़िंदगी बाइट्स के द्वारा मुझे अपनी जीवन यात्रा के विषय में कुछ कहने के लिए आमंत्रित किया गया है। सबसे पहले मशहूर कवि दक्षिण भारत के त्यागराज जी की 2 पंक्तियां मैं आपको सुनाऊंगा। एंतरो महानुभावुलु अंदर की वंदनमुलु, यानी जितने भी महान विभूतियां हुई हैं इस दुनिया में, हमारे देश में, हमारे प्रांत में, उन सभी को मेरा सादर नमन। और ये बड़ा अच्छा लगा आज महसूस करके कि शायद उन्हीं की श्रेणी में मुझे भी रखा जा रहा है, जिसके लिए सभी दर्शकों को मेरे जीवन से कुछ सीख मिल सके, इस हेतु ज़िंदगी बाइट्स ने आमंत्रित किया। अब दोस्तों, अगर मैं अपने जीवन यात्रा के बारे में आपको बताना शुरू करूं, तो जन्म मेरा आज के झारखंड के जमशेदपुर शहर में हुआ था, और मात्र 1.5 या 2 वर्षों का था जब मैं पटना आ गया। आरंभिक लालन पालन मेरी 1 से 2 साल तक मेरे नाना नानी के हाथों हुई, और उसके बाद पटना आ गए जहाँ मेरे माता पिता थे चिकित्सक के रूप में, और तब से सारा बचपन आज तक यहीं बीता है। तो आप कह सकते हैं कि सही मायने में मैं 100% पटनिया हूँ। मेरी आरंभिक शिक्षा सेंट जोसेफ्स प्राइमरी स्कूल राजेंद्र नगर से होती हुई, और फिर सेंट ज़ेवियर्स का मैं छात्र रहा, और सेंट ज़ेवियर्स स्कूल की जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हुआ करता था, उसकी पहली बैच हिंदी मीडियम की जो पास की, उसका मैं छात्र था। वहाँ से बीएन कॉलेज पहुँचा। बीएन कॉलेज में 2 वर्षों तक, उस समय आईएससी हुआ करता था, वहाँ का छात्र रहा, और काफ़ी अच्छा समय बीता। वहाँ से 1 साल साइंस कॉलेज में स्नातक की पढ़ाई करते करते में मेडिकल में मेरा दाखिला हो गया, और मैं पटना से दूर गुलबर्गा नाम के शहर कर्नाटक में मेडिकल के लिए चला गया।
मेरी मेडिकल की पूरी पढ़ाई वहीं पूरी हुई। उसके बाद पटना वापस लौट करके एक लंबे समय तक मेरा कार्यकाल कुर्जी अस्पताल में रहा और फिर मैं एलर्जी की विशेष प्रशिक्षण हेतु वल्लभ भाई पटेल चेस्ट यूनिवर्सिटी दिल्ली में चला गया मैं। तो ये थी एक संक्षिप्त में मेरी शिक्षा दीक्षा की जीवनी। बचपन से ही मेरी रुचि थोड़ी बहुत चिकित्सा विज्ञान में ज़रूर थी और मेरी नानी कहा करती थी कि बाबू, जिसे घर में लोग मुझे बाबू बुलाते हैं, एक दिन बहुत बड़ा सर्जन बनेगा। समय बीतता गया और बीतते समय के साथ मेडिकल में रुझान भी मेरी बढ़ती चली गई। इंटर के बाद जब मेडिकल एग्ज़ाम्स में कुछ नंबरों से मैं नहीं जा सका तो मैंने दाखिला बीएससी में साइंस कॉलेज में ले लिया था और उसी समय एक मौका आया, माता पिता भी मेरे इच्छुक थे और मैंने मेडिकल में दाखिला पा लिया। माताजी मेरी डॉक्टर प्रमीला मोदी, एक प्रख्यात ख्याति प्राप्त स्त्री रोग विशेषज्ञ। पिताजी मेरे स्वर्गीय डॉक्टर रामकृष्ण मोदी, एक बहुत ही मशहूर इंडिया फेम के एलर्जी स्पेशलिस्ट। इन दोनों के संरक्षण में और बचपन में मेरी नानी के साथ और बाद में नाना जी के साथ, फिर मेरी मौसी के साथ मेरा बचपन बीता। एक संयुक्त परिवार में रहते हुए मैंने जीवन के बहुत से आयामों को बहुत नज़दीक से देखा और बहुत कुछ सीखा। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि संयुक्त परिवार में रहने का और संयुक्त रूप से जीवन के तमाम उतार चढ़ाव से गुजरने का एक बहुत ही अच्छा अनुभवी प्रशिक्षण होता है, जो उस समय आप नहीं समझ सकते हैं लेकिन आगे चल के जीवन में आपको बहुत काम देता है। इस प्रकार अगर आगे बढ़ें तो डॉक्टरी पेशे में मेरा दाखिला हो गया और मेरी पढ़ाई चलती रही। मैं पटना आता जाता रहता था छुट्टियों में और सभी जगह जब भी जाता था तो उस समय लोग मुझे मोदी साहब के लड़के के नाम से ही जानते थे। बड़ा अच्छा लगता था सुनकर, बड़ा मान मिलता था। लेकिन उन्हीं दिनों एक भावना ये भी जागी कि जितने आदर से लोग मेरे माँ बाप का नाम लेते हैं, मुझे पुकारते हैं, अगर ईश्वर की कृपा रही तो इतना मेहनत करके इस ऊंचाई पर पहुंचूंगा कि एक दिन मेरे माता पिता भी मेरे माता पिता होने के नाम से जाने जाएं। वैसे लोगों ने मुझसे ये भी कहा, मेडिकल कंप्लीट करने के बाद पटना मत आना, क्योंकि बरगद के पेड़ के नीचे पेड़ नहीं उगता है। मैंने इसे एक चैलेंज के रूप में लिया, अपनी शिक्षा दीक्षा समाप्त की और फाइनली एक ट्रेंड एलर्जी स्पेशलिस्ट के रूप में 98 में मैंने अपने पिताजी को ज्वाइन किया। मेरे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर रामकृष्ण मोदी के द्वारा स्थापित मोदी एलर्जी क्लिनिक 1978 से आज तक बिहार एवं झारखंड राज्य का एकमात्र मानक एलर्जी की संपूर्ण जांच एवं उपचार का केंद्र बना हुआ है। 78 से 2016 तक उसका पूरा संचालन मेरे पिताजी करते थे। 1998 से मैं उनके साथ जुड़ा और मुझे करीब करीब 18 वर्षों तक उनके साथ काम करने का, सीखने का और जिसे कहते हैं अंग्रेज़ी में ग्रूम्ड होने का मौका मिला। ये ज़रूर है कि बहुत कठिन होता है एक सफल माता पिता के रूप में औलाद को अपना वजूद, अपना नाम, एक अपनी पहचान बनाने में, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि समय के साथ अगर आप मेहनत करते हैं तो निश्चित रूप से समाज आपको पहचानता है, आपको तरजीह देता है। और यदि माँ बाप चिकित्सक हों, सफल हों, तो आयाम तो पहले से तय होते हैं, मापदंड पहले से तय होते हैं,
लेकिन साथ ही साथ एक कहते हैं कि एक प्लेटफॉर्म रेडी होता है आपके लिए जंप मारने का। शायद वही हुआ मेरे साथ। मैंने भी मेहनत की। कठिन था, बहुत कठिन था। शुरुआती दिनों में अगर मैं कुछ दवा बताता था तो मरीज़ बाहर निकल कर के मेरे क्लिनिक में काम करने वाले कंपाउंडरों से ही पूछते थे कि देखिए छोटे डॉक्टर साहब, ये दवा बताए हैं, ये सही है कि नहीं, चूँकि वो उनको ज़्यादा दिनों से देख रहे थे। परंतु इन सभी चीज़ों को बर्दाश्त करते हुए आपको समय देना पड़ता है, क्योंकि समय के साथ ही लोग आपकी काबिलियत को पहचानते हैं। समय बीतता गया और धीरे धीरे आज ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है मुझे कि मेरे पिताजी भी संपूर्ण रूप से मेरे ऊपर विश्वास करते हुए धीरे धीरे काम का बागडोर मेरे ऊपर सौंपते चले गए। विधि का विधान, नियति कहिए, 30 नवंबर 2016 को मेरे पिताजी नहीं रहे और एलर्जी चिकित्सक के रूप में यदि मैं अपनी बात करूं तो उस दिन के बाद से मेरे काम करने की शैली और सब कुछ मेरे लिए जीवन में एक तरीके से बदल सा गया। पहले जब भी काम करता था तो लगता था कि पिताजी हैं। अब ये महसूस होता है कि जो कुछ है मैं ही हूँ। इसीलिए जिम्मेदारी, काम के प्रति सजगता, सतर्कता ज़्यादा बढ़ गई। अब महसूस होता है कि इतने वर्षों से कमाया गया नाम, शोहरत, इज्जत, मोदी एलर्जी के प्रति, क्लिनिक के प्रति लोगों की जो आस्था है, उसको मैं पूरी तरीके से बरकरार रख सकूं। जीवन के अगर मैं कुछ अन्य पहलुओं की बात करूं तो मेरे शिक्षा, दीक्षा, लालन पालन और संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास में अगर किसी व्यक्ति का एक चट्टान की तरह योगदान है और जिनके चलते आज मैं यहाँ खड़ा हूँ और जो कुछ भी हूँ, वो मेरी माताजी डॉक्टर प्रमिला मोदी हैं। उन्होंने न सिर्फ कड़ाई के साथ मेरा पालन किया, चूँकि हम 2 भाई हैं, तो जो बड़ा पुत्र होता है बचपन से ही उसे जिम्मेवारी का बोध ज़्यादा कराया जाता है। तो उन्होंने न सिर्फ प्रेम भरे शब्दों से, प्रेम भरे वातावरण में, किंतु डिसिप्लिन के तहत मेरा लालन पालन किया। उन्होंने हर तरीके से मेरे व्यक्तित्व को उभारा, जिसके तहत ये उन्हीं की देन थी कि मैंने कर्नाटक शास्त्रीय गायन का बाकायदा प्रशिक्षण 5 वर्षों तक लिया और वहीं से संगीत के प्रति मेरी बहुत ज़बरदस्त रुचि जागी। ये रुचि इस तरीके से जागी कि मैंने धीरे धीरे गायन शुरू किया और हिंदी में और बाद में चल के तेलुगु में, जो मेरी मातृभाषा है, कन्नड़ में भी मैं गाया करता था। उन्हीं दिनों स्टेज शोज़ के दौरान मेरा रूबरू कॉन्गो नाम के वाद्य यंत्र से हुआ और मैं कॉन्गो और जैज सेट बजाया करता था। मेडिकल कॉलेज में भी मेरा ये शौक़ जारी रहा। पिताजी मेरे, अगर आप बात करेंगे कल्चरल आर्ट्स की, तो वो नाटक में बहुत प्रख्यात थे। लिखना, उनको मंचन करना, उसमें भी मैंने अपने हाथ आजमाए। आध्यात्म, भगवत भजन और भक्ति, ये 3 चीज़ें हमारे परिवार में मेरी माताजी ने दिया और उन्हीं के चलते आज भी मैं महसूस करता हूँ कि बहुत सी चीज़ों में अंदर से बहुत मजबूत महसूस करता हूँ। ये उन्हीं के द्वारा दिए गए बचपन से हम लोगों में संस्कार है। समय बीतता गया। वापस आने के बाद, जैसा मैंने आपसे कहा कि मैंने अपना प्रशिक्षण पिताजी के साथ शुरू कर दिया था और 2 फरवरी 1998 को मेरा विवाह मेरी जीवन संगिनी डॉक्टर चारू मोदी से हुआ। ये एक प्रेम विवाह या लव मैरिज था। इनसे मुलाकात मेडिकल कॉलेज में ही मेरी हुई थी। ये मेरी जूनियर थी और मेरे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव और मोड़ वहीं से आया जब से ये मेरे जीवन में प्रवेश की। आज मुझे कहते हुए बहुत गर्व होता है कि शी इज़ माई बेटर हाफ। आज मेरे जीवन में जिस ऊंचाई पर मैं पहुंचा हूँ और खड़ा हूँ,
ये मेरी पत्नी डॉक्टर चारू मोदी का ही योगदान है, जिन्होंने मुझे निरंतर एवरी डे, हर मिनट, हर मोमेंट प्रोत्साहित किया, बल दिया। जहाँ भी मैं भटका मुझे संभाला, और मेरे ऐसे क्षणों में, पलों में जब मैं बहुत मायूस रहता था, वो हमेशा मेरा साथ रहती थी, मुझे प्रोत्साहित करती थी। एक बहुत अच्छी ख्याति प्राप्त प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ होने के साथ साथ डॉक्टर चारू मोदी एक उत्तम गृहिणी और एक बहुत अच्छी जीवन संगिनी साबित हुई। आज ज़िंदगी बाइट्स के चैनल में एक बाइट लेते हुए मैं चारू के लिए यही कहना चाहूँगा, ज़िंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और एक मोड़ आता है 4 अप्रैल 2006, जब मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, चिन्मय। जिस दिन मैंने उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया, और उस दिन के बाद से अगले 10 वर्षों तक मेरे 2-3 चीज़ें बंद हो गई। मैंने अपने पिताजी से वाद विवाद, उनकी बातों की अवहेलना करना और कभी कभी उनकी बात न सुनना बंद कर दिया। मुझे ऐसा लगा द डे आई लिफ्टेड माई सन इन माई आर्म्स कि वॉट अ फादर इज़ लाइक। ये परिवर्तन आता है, ये सब संयुक्त परिवार में रहने से ही परिवर्तन आता है। और न सिर्फ मेरे चारू के लिए, बल्कि चिन्मय के दादा दादी के लिए, पूरे परिवार के लिए चिन्मय प्रूव्ड टू बी अ ब्लेसिंग। और उसके आने के बाद से निरंतर हमारे परिवार में प्रगति होती गई। हमारे परिवार का एक सदस्य, मेरा छोटा भाई डॉक्टर श्यामल मोदी, वो भी एक चिकित्सक है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, कोलकाता निवासी है। उनकी पत्नी भी, शी इज़ अ फैमिली फिजिशियन, कोलकाता निवासी है। और 3 बच्चे उनके हमारे परिवार के अभिन्न अंग हैं। जीवन की यात्रा में मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये ज़्यादा मायने नहीं रखता है कि आप कहाँ से आए हैं, किन कठिनाई से गुजरे हैं। निश्चित रूप से इसका जिक्र करना, उल्लेख करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे दूसरे लोगों को भी एक सबक मिलता है कि अगर वो कर सकते हैं तो हम भी क्यों नहीं कर सकते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे, all that matters is what you do and how you do in today's date. दोस्तों, जब हमारे माता पिता का जनरेशन एक ख्याति प्राप्त चिकित्सक बन रहा था, उस समय हिंदुस्तान आज़ादी के बाद एक पीढ़ी आई जो कि पढ़ लिख करके अपना नाम कमा रही थी। उन्होंने जीवन में पैसा कमाया, नाम शोहरत कमाया, संपत्ति बनाई, और फिर एक हमारी दूसरी पीढ़ी आई, उन्होंने उसको टेक ओवर किया। तो हमारा ये फ़र्ज़ था कि हम उसको अच्छी तरीके से और बढ़ाएं। अब एक तीसरी पीढ़ी आ रही है, जो कि शायद ये ज़रूरी नहीं है कि हमने अपने पिताजी के क्षेत्र में चिकित्सक बने तो वो भी चिकित्सक बनेंगे, बट उनके लिए मेरा ये संदेश रहता है कि आप जो भी बनिए, जैसे भी बनिए, एक अच्छे इंसान बनिए। थोड़ी बात अगर मैं रुचि की करूं, तो रुचि, मेरा एक विशेष रुचि रहा है क्रिकेट में। और स्कूल डेज़ में, कॉलेज डेज़ में भी मैं क्रिकेट का कमेंटेटर हुआ करता था, अक्सर कमेंट्री किया करता था। शास्त्रीय गायन, गीत संगीत इत्यादि के बारे में मैंने आपको बताया ही है। ऑल इंडिया रेडियो गुलबर्गा तक मैं गया था गाने के क्षेत्र में। और इसके अलावा पढ़ने का बहुत शौक़ था मुझे, खासकर उपन्यास और साहित्य। अगर बात करूं कुछ और विशेष, तो अंग्रेज़ी मूवीज़ देखना बहुत पसंद था। एक्शन मूवीज़ हमारे ज़माने पहले कम आती थी, आज तो खैर वो बहुतायत उपलब्ध हैं। अब बात करते हैं दोस्तों की चिकित्सा सेवा की। तो शुरुआती दौर में जब मैंने पिताजी के साथ काम करना शुरू किया, तो कुछ दिनों के बाद ही धीरे धीरे मेहनत करते करते एक समय आया जब कभी कभी मरीज़ आते थे तो वो कहते थे कि गौतम बाबू से दिखलाना है। ये थोड़ा पेचीदा मामला होता था, चूँकि आई वॉज़ वर्किंग एज एन असिस्टेंट टू माई फादर, और ये अच्छा नहीं लगता कि मैं एक शुरू से
अपना मरीज़ देखना शुरू करो। कुछ दिनों तक मैंने इन चीज़ों को टाला। फिर एक रोगी ने ही एक दिन मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब, आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन अगर मुझे आपसे मन भरता है, आपसे दिखलाना है, तो आप क्यों नहीं देखते हैं? और उसके बाद से मैंने काम करना शुरू किया। आरंभिक फ़ीस बहुत कम हुआ करती थी। अगर मरीज़ दे देते थे तो ठीक है, नहीं देते थे तो भी ठीक है। और काम करते करते धीरे 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 समय बीतता गया और मैं शनैः शनैः पिताजी के साथ उनका संपूर्ण भागीदारी निभाते हुए अपना काम भी करना शुरू कर दिया। पिताजी मुझसे कभी कहते नहीं थे, लेकिन जब मैं पटना से बाहर रहता था और लोग आते थे और पूछते थे उन्हीं से कि गौतम बाबू नहीं है क्या, तो मन ही मन एक पिता को अपने पुत्र पर बहुत गर्व होता था। देखिए, पिता पुत्र के बीच जो एक रिश्ता होता है वो बड़ा विचित्र होता है। वो एक तलवार और म्यान की तरह होती है। म्यान कभी नहीं कहती है तलवार से कि मैंने तुम्हें सुरक्षित रखा है, और तलवार भी ये कभी नहीं कहती कि मैं म्यान में ही सुरक्षित हूँ, लेकिन दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एक तो एलर्जी जैसा विषय जो अपने आप में बहुत जटिल है। इसमें ज़्यादातर पूरे हिंदुस्तान में, क्या पूरे विश्व में, एज एन एलर्जी स्पेशलिस्ट जो व्यक्ति एलर्जी की सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं, बहुत कम लोग हैं। तो 1978 में पिताजी ने शुरू किया, 98 में मैं उनको ज्वाइन किया। तो एक तो ऐसा विषय, उसमें भी पिता पुत्र का एक कॉम्बिनेशन, तो ये अपने आप में एक बहुत रोचक किंतु कठिन था। अब जब एलर्जी की बात हुई है तो थोड़ी सी जानकारी मैं अपने दर्शकों को इस चैनल के माध्यम से एलर्जी के बारे में ज़रूर देना चाहूँगा। देखिए, एलर्जी शब्द का इस्तेमाल आजकल हम लोग बहुत करते हैं, दिन रात कभी भी कुछ होता है। आजकल फिजिशियंस, ईएनटी, सभी लोग, अलग अलग लोग कहते हैं आपको एलर्जी हो गया है। एलर्जी कोई रोग या कोई गंभीर बीमारी नहीं है। सामान्य परिवेश में, सामान्य जीवन में हम जो रहते हैं, हवा, धूप, अलग अलग चीज़ों से हमारा संपर्क होता है, बहुत सी चीज़ें हम खाते हैं, बहुत सी चीज़ें पहनते हैं जिनसे हमें कोई समस्या नहीं होती। जब सामान्य रूप से इन चीज़ों के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया, उसका रिएक्शन बढ़ने लगता है, उसे हम एलर्जी का नाम देते हैं। जैसे आप कोई दवा खाते हैं, बुखार की दवा, और आपका बुखार डाउन हो जाता है, ठीक हो जाता है, किंतु यदि उसी गोली के सेवन से आपको खुजली होने लगे, चकत्ता होने लगे, तो उसे दवा की एलर्जी कहेंगे। सुबह उठते के साथ अगर आपको काफ़ी छींक आती है, आपको धूल कण लगने से काफ़ी छींक आती है, तो आपको उसे हम सर्दी होती है तो धूल कण या पराग कण की एलर्जी कहेंगे। और एलर्जी सामान्यतः 4-5 तरीके के होती हैं। नाक की एलर्जी, जिसमें सर्दी, नाक बंद और छींक होती है, जिसे एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। गले की एलर्जी, जिसमें खांसी होती है, गले की खराश होती है, इसे ब्रोंकियल एलर्जी कहते हैं। और इन दोनों को मिल करके नेज़ोब्रोंकियल एलर्जी बनता है, जिसमें सर्दी, खांसी और मरीज को सांस लेने की दिक्कत होती है। फिर एक परिस्थिति आती है त्वचा की एलर्जी, जिसमें दाने होते हैं, लाल हो जाता है, चकत्ता होता है, खुजली होती है। एक आँखों की एलर्जी होती है, एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस, आँखों का लाल होना। बहुत सी चीज़ों के खाने से, अंडा के सेवन से लोगों को पेट दर्द होता है, बैगन खाने से बहुत लोगों को खुजली होती है, उसको फूड एलर्जी बोलते हैं। तो इतने तरह के एलर्जी होते हैं, और एलर्जी पैदा करने के मुख्य कारणों में हैं फूल के पराग। सूरजमुखी के फूल के बीच जो आप दाना दाना देखते हैं, उसे ही पराग कहते हैं। धूल कण हो गया, फफूंदी, फंगस, जो बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा खाने पीने की कुछ चीज़ें, कीट पतंगे इत्यादि। मोदी एलर्जी क्लिनिक, जो 1978 से स्थापित है, हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के एलर्जी की पूरी जांच, किससे आपको क्या समस्या हो रही है, और उसके निदान की पूरी व्यवस्था उपलब्ध है, जिसका निर्देशन आज मेरे तत्वाधान में हो रहा है। इलाज का जहाँ तक सवाल उठता है, तो जब आपको ये पता चल जाता है कि आपको किन चीज़ों से एलर्जी है,
तो उन्हीं चीज़ों की एलर्जी पैदा करने वाले कारणों में ही आपका निवारण निहित है। फ़र्ज़ करिए कि आप पहला दिन 100 मीटर चलते हैं, आपको चलने में दिक्कत होती है। अगले दिन आप 200 मीटर चलते हैं, फिर एक दिन 500 मीटर चलते हैं, फिर एक दिन 5 किलोमीटर चलना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे आपके शरीर की क्षमता बढ़ती है। उसी तरीके से जिन चीज़ों से आपका संपर्क होता है और आपको समस्या होती है, आप उनसे बचते हैं। किंतु यदि औषधि के रूप में उन्हीं चीज़ों को आपको संपर्क कराया जाए धीरे धीरे एक कंट्रोल्ड मात्रा में, तो निश्चित रूप से आपके शरीर में बर्दाश्त करने की शक्ति बढ़ जाएगी। इसे इम्यूनोथेरेपी कहते हैं और यही एलर्जी का पूरा निदान है। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार दोबारा ज़िंदगी बाइट्स का। आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा और सही मायने में कहूँ तो दिल आज हल्का हो गया। जाते जाते इतना ही, डॉक्टर गौतम मोदी एलर्जी रोग विशेषज्ञ, मोदी एलर्जी क्लिनिक में सभी तरह के एलर्जी का निदान संभव है, सिवाय इसके कि एक इंसान को इंसान से और मानव को मानवता से एलर्जी ना हो जाए। धन्यवाद।